हाँ, आज हम बिगिन करने वाले हैं कमर्शियल बैंक का बाप, सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है जो बैंकर्स बैंक होती है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होती है, गवर्नमेंट की बैंक होती है। एक तरह से कहें पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली जो बैंक होती है वो होती है सेंट्रल बैंक। कह सकते हैं कि दूसरी बैंकों को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना या कहीं स्मूथ वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है तो वो है एकमात्र सेंट्रल बैंक। किसी भी देश का किसी भी देश का मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी को बनाने वाली बॉडी का नाम है सेंट्रल बैंक। और हमारे देश की सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप किसी भी करेंसी नोट को जो आप यूज कर रहे हैं, ₹1 की करेंसी को छोड़ दीजिए, ₹2 से लेकर के 2000 के करेंसी नोट को चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है मोनोपोली ऑफ नोट इशू का पावर है सेंट्रल बैंक के पास। और सबसे बड़ी चीज, हर देश में एक सेंट्रल बैंक ही होती है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। इसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है बल्कि वेलफेयर है। वेलफेयर ऑफ द कंट्री है, देश के इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंजेस को कंट्रोल में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक है जो उस देश में यही सब रूल्स फॉलो करती है। हर देश की एपेक्स बैंक होती है, उसकी सेंट्रल बैंक। इंग्लैंड की बात करूंगा तो वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है। अमेरिका की बात करोगे तो फेडरल रिजर्व सिस्टम है। तो देशों का नाम अलग अलग हो सकता है, बैंकों का नाम अलग हो सकता है, पर काम ऑलमोस्ट एक है। एक यूनिक बात बता दूं बस सिर्फ कि अमेरिका में एक नहीं 12 फेडरल रिजर्व सिस्टम्स हैं, 12 सेंट्रल बैंक्स हैं, ऑल्दो दे हैव अ डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं। आप समझते हैं डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। जिस बैंक में मैं और तुम जा रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, लोन ले सकते हैं, वो होती है कमर्शियल बैंक, आम जनता की बैंक, फर्म्स की बैंक, इंडस्ट्रीज की बैंक। पर इन बैंकों की भी तो कई बैंक होगी जिनके पास हम जा रहे हैं, उनकी बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक। तो पहला डिफरेंस, सेंट्रल बैंक टॉप मोस्ट बॉडी होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर का, जबकि कमर्शियल बैंक एक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक उसका हिस्सा है, टोटल बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है। सेंट्रल बैंक जब भी काम करती है तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। कमर्शियल बैंक नाम ही कमर्शियल है, मतलब प्रॉफिट कमाना उसका मेन पर्पस है। सेंट्रल बैंक ऑर्डिनरी बैंकों की तरह काम नहीं करती है कि लोगों से डिपॉजिट लेना, लोगों को लोन देना, नहीं। ये तो कमर्शियल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक बैंकों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उनको लोन दे सकती है। चलिए, सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस में, कमर्शियल बैंक्स आम जनता की बैंक में लोग पैसे सेविंग्स जमा करते हैं और उन सेविंग्स को वो कहीं चैनलाइज कर देती है, कहीं इन्वेस्ट कर देती है, किसी इंडस्ट्री को लोन दे देती है। जबकि सेंट्रल बैंक क्या करती है, एंश्योर करती है पूरी इकोनॉमी प्रॉपर्ली क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, अर्थात सारे बैंक्स मिलकर के प्रॉपर इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का ऑर्गन होती है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का ऑर्गन के रूप में काम कर रही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे संभाल रहा होता है। जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ दी, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स भी हैं हमारे देश में, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और फॉरेन बैंक्स भी हैं। तो उसका मतलब बैंक्स कुछ गवर्नमेंट के पास भी हैं, जैसे एसबीआई का मैं नाम ले लूं, पंजाब नेशनल बैंक ले लूं, बट और बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। और सेंट्रल बैंक तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में ही रह सकती है। सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली है नोट इशू करने का, मतलब नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक इशू नहीं कर सकती। चलिए, स्क्रीन पर आ गया है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई के फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन तो आप जानते हैं क्या, मोनोपोली ऑफ नोट इशू या बैंक ऑफ इशू। तो सेंट्रल बैंक के पास पावर है कॉइन्स, करेंसीज, नोट्स को इशू करना। और एक बात बता दूं टिपिकल कि कॉइन्स एंड करेंसीज में कॉइन्स सेंट्रल बैंक इशू नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है कॉइन्स का इशू करना और ₹1 का नोट। अगर ₹1 का नोट है घर पे तो चेक करके देखना, शायद बच गया हो, एक आध पुराने नोट हो घर वालों के पास, देखिए उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जरा चेक करके देखिएगा। और कॉइन्स में तो कहीं लिखा ही नहीं है आरबीआई, तो कॉइन्स नहीं इशू करती आरबीआई, उनके गाइडलाइंस में होता है। बट 2 से लेकर के 2000 तक के नोट आरबीआई ही इशू करती है। अच्छा, आरबीआई जब देश में नोट इशू कर रही है तो क्या क्या फायदा है इसका, क्या एडवांटेज है? देखिए, सारे नोट एक जैसे हैं, कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि ये नोट है, कागज नहीं है। आप लिख दीजिए किसी पे 500 रुपया, लिख दो किसी भी ग्रीन कलर के कागज में, क्या कोई मानेगा उसको? कभी नहीं मानेगा। बट ये ग्रीन कलर गांधी जी वाला हो तो यूनिफॉर्म एक जैसा दिखता है, इससे लोगों में फेथ डेवलप होता है, एक डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज मिलता है इसकी एक बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा इशू करने की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल कर पाती है, गवर्नमेंट इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल रख सकती है, कितने नए करेंसीज छप रहे हैं। एंड लास्ट, गवर्नमेंट ना तो क्रेडिट क्रिएशन पे बल्कि टोटल मनी सप्लाई पे भी नजर रख सकती है, नए नोट छाप करके या नोटों को रोक करके। वैसे आप जानते हैं जितना मन करेगा आगे नोट छाप देगी, बस बटन दबाना है नोट छप जाएगा, नहीं। हमारे देश में नोट छापने से पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसी या रिजर्व को अलग करके रखना पड़ता है, और तब अगेंस्ट में लोन, तब अगेंस्ट में मनी प्रिंट करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं, वरना तो जब चाहे तब छापते रहो, हरी गरीबी दूर हो जाएगी, कभी नहीं, नेवर। वैसे गलती करनी नहीं है, क्योंकि ये गलती जर्मनी ने की थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी ने भी यही किया था। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था और उसने नए नोट खूब छापे और बांट दिए। बोले अरे कागज अपना है, प्रिंटिंग प्रेस अपनी, छापो नोट, गरीबी दूर कर दो। जर्मनी बर्बाद हो गई क्योंकि लोगों के पास टू मच मनी आ गया और वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं इंक्रीज हो पाया, नतीजा वैल्यू ऑफ करेंसी एकदम फॉल हो गई। याद रखिएगा, कभी भी देश की गरीबी नए नोट छापने से नहीं दूर होती।
सेकंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक बैंकर भी है, फिस्कल एजेंट भी है और एडवाइजर भी है गवर्नमेंट का। तीनों काम करता है गवर्नमेंट के लिए। जैसे मेरा और आपका बैंक, मैंने कहा कमर्शियल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक बैंकर है। तो बैंकर के रूप में क्या काम करता है? वही सेम काम करता है जो कमर्शियल बैंक हमारे लिए कर रही होती है। जैसे हमारे पैसे जमा करना, हाँ, हमें चेक ड्राफ्ट चाहिए तो वो देना, ये कमर्शियल बैंक हमारे लिए करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई यही काम करती है। आरबीआई उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है, आरबीआई उन्हें शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट देती है, आरबीआई उनके स्टाफ की सैलरी वेजेस पे करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। देखा ना? तो ये तो हो गया बैंकर के रूप में आरबीआई काम कर रही है। फिस्कल एजेंट भी है। फिस्कल, हाँ, फिस्कल बढ़ाता है बजटरी टैक्स। तो गवर्नमेंट को पब्लिक डेब्ट्स मैनेज करने होते हैं, अर्थात जो पब्लिक से गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही होती है, रेलवे प्रोजेक्ट चला रही होती है, रोडवेज प्रोजेक्ट चला रही होती है, इनके लिए जो फंड्स आता है वो डेब्ट से आता है। तो कौन डेब्ट इशू करता है, कौन डेब्ट का ब्याज देता है, कौन डेब्ट का रीपेमेंट करता है? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एक फिस्कल एजेंट है। और क्या करती है आरबीआई? गवर्नमेंट की एडवाइजर भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देती है, किस बारे में सलाह देना? कि देश का फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो, देश में किस तरह की अभी कंडीशंस चल रही है, क्या देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, हाँ, डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी, ये सब कुछ गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट में ये पॉलिसी बाइंडिंग नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मानने से मना भी कर सकता है। तो क्या है? एडवाइजर। चलिए, तीसरा फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, तो बैंकर्स टू द बैंक। नाम से पता चल गया, जैसे कमर्शियल बैंक्स हमारे अकाउंट को होल्ड करती हैं, हमें लोन देती हैं, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है आरबीआई। आरबीआई उनके अकाउंट रखती है। मतलब स्टेट बैंक का अकाउंट किसके पास है? पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट किसके पास है? यूनियन बैंक का अकाउंट किसके पास है? तो इनका अकाउंट है, हाँ, आरबीआई के पास। ठीक है, तो ये आरबीआई उन्हें उनके रिजर्व्स को मेंटेन रखती है, जो कैश रिजर्व रखना होता है। आरबीआई उन्हें उधार देती है, आरबीआई उनको असिस्टेंस भी देती है, समय समय पे फंड्स प्रोवाइड करती है, और तो और उन्हें गाइड करती है, रेगुलेट करती है, लाइसेंस इशू करती है। सब कुछ आरबीआई के अंडर में। याद रखिएगा, कोई भी नई बैंक बिना आरबीआई के लाइसेंस के, हाँ, तुम और मैं चाहूं कि अपने नाम से बैंक खोल दूं, घर में बोर्ड लगाऊं और कहूं लो आओ भैया पैसे जमा करो, आओ पैसे जमा कर दो, और मैं लोगों को चेक काट करके देना शुरू कर दूंगा, कभी नहीं। आरबीआई के परमिशन के बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता। और क्या करती है आरबीआई? और फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देश में जो विदेशी मुद्रा है, सारी विदेशी मुद्रा आरबीआई के पास चली जाती है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं वो विदेशी मुद्रा लोगों से कलेक्ट करते हैं, वो पाउंड में हो, लीरा में हो, येन में हो, किसी भी करेंसी में, वो सबका स्टॉक, हाँ, सबका स्टॉक मेंटेन करती है सेंट्रल बैंक। क्यों सेंट्रल बैंक क्यों रखती है सारे करेंसीज को? क्योंकि हमारे देश में तो ये करेंसी चलती नहीं है, इसीलिए जब टूरिस्ट आते हैं तो वो पैसे सेंट्रल बैंक के पास चले जाते हैं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब इंपोर्ट बिल्स पे करने होते हैं तो उन्हें उस फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। देश में फॉरेन एक्सचेंज का रेट, जैसे $1 का रेट आजकल चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 82 रुपीज के आसपास चल रहा है ना, तो ये कहीं 90 ना हो जाए, कहीं 100 ना हो जाए, $1, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। ये देखती है एक्सचेंज रेट अचानक वाइडली फॉल ना हो जाए, ना वाइडली राइज हो जाए, तो मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है, समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा जो लगाए गए एक्सचेंज के नियम है उसको लगाती रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का, वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब लोन देना, उधार देना, लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है लास्ट ऑप्शन। तो सोचिए कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जो भी फंड्स थे उन्होंने क्या कर दिए? लेंड कर दिए। उनके पास प्रेजेंटली अभी कोई फंड नहीं है, तो कमर्शियल बैंक कहां जाएगी? कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई उसका लास्ट ऑप्शन है, आखिरी रास्ता है सारी कमर्शियल बैंक को मदद करने का। इसका मतलब है कि अगर आरबीआई ने मदद करने से मना कर दिया, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो पर्टिकुलर बैंक जिसको लोन नहीं मिल रहा है वो बंद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं? आरबीआई का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए कई बार इसके बारे में बोला गया है एब्सोल्यूट एसेंशियल फंक्शन। और क्या करता है आरबीआई? क्लियरिंग हाउस का काम करता है, जो एक बैंक के दूसरे बैंक के नाम से जो चेक कटता है। एग्जांपल देता हूं कि मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, मैंने अकाउंट का चेक काट करके तुम्हें दे दिया, हाँ, मैंने 10,000 का चेक काटा और मुझे तुम्हें पेमेंट कर दी, मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया। तुमने ये चेक लेकर के अपनी बैंक, तुम्हारी बैंक है एसबीआई, उसमें जाके जमा कर दिया, तो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया। तो क्या मेरी बैंक से पैसा कट करके उठ करके तुम्हारी बैंक में गया था क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, हाँ, इन सब का क्लियरिंग करता है, इन सब के हिसाब को बैलेंस करता है ये क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में यूजुअली बड़े टाउन्स में क्या होता है? बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्लेस में आके इकट्ठे होते हैं, एक प्लेस में आकर के फिक्स डे में बैठते हैं और एक दूसरे के अकाउंट्स को सेटल कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जो ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो उनका सारी बैंकों का अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास। तो जिस बैंक से पैसा लेना होता है आरबीआई उसके अकाउंट को डेबिट कर देती है, और जिस बैंक के अकाउंट में पैसा देना होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। कहां से? उनके रिजर्व से। हर बैंकों ने रिजर्व मेंटेन किया था, तो इस तरीके से अकाउंट क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, आपस में लेन देन सेटल हो जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहूं तो वह है देश में मनी सप्लाई को काबू रखना, देश में लोन को, वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्रोल रखना। याद रखिएगा, जिस देश में पैसा बेहिसाब है, लोगों का, बैंकों का पैसे पे कंट्रोल नहीं है, वह देश बर्बाद हो जाएगा। आज नहीं कल होगा, 100% हो जाएगा। बट देखा, सेंट्रल बैंक ऐसा होने नहीं देगी। सेंट्रल बैंक का काम है क्या करना? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना, लोन्स को कंट्रोल करना। ये फंक्शन का नाम है क्रेडिट कंट्रोल। दो मेथड है, पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड। हाँ, अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या करता है? हेल्प करता है, इकोनॉमी स्मूथली काम करती रहती है। हाँ, अचानक कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं करता है, इनइक्विलिब्रियम नहीं आता है इकोनॉमी में। और फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन।
देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देश में स्ट्रॉन्ग बैंकिंग प्रेजेंस करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई हेल्प करता है डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। हाँ, बैंकों के कामकाज को रेगुलेट करता है, उनके लिए नियम बनाता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ताकि बैंक्स क्या करें, अपने कस्टमर्स के साथ इम्पार्शियल वे में, ट्रांसपेरेंट वे में क्या करें, ट्रांजेक्शंस कर पाए। और तो और वह बैंकों का डेवलपमेंटल बैंक के रूप में भी काम करता है, अर्थात लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल लोन्स को प्रोवाइड करने में, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने में मदद करता है। लॉन्ग टर्म फंड्स देता है बैंकों को, ताकि वो भी आगे जाकर के क्या करें, लॉन्ग टर्म लोन्स बांट सके, न सिर्फ लोन्स दें बल्कि हेल्प करें इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करें। और क्या करता है, पब्लिकेशन, ये लास्ट फंक्शन कर रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, अर्थात देश से जुड़ी इंफॉर्मेशन, जैसे देश में टैक्स रेट क्या चल रहे हैं, इंप्लॉयमेंट रेशियो क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना बढ़ा घटा, ये सबका डाटा किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई ये सारा डाटा पीरियडिकली पब्लिश करती रहती है। ये इंफॉर्मेशन पूरी इकोनॉमी के बारे में बताती है, इंफॉर्मेशन देती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है। हाँ, आरबीआई के डाटा से पता चल जाता है। और गवर्नमेंट को भी क्या होता है, इसी के बेसिस में पॉलिसी बनानी होती है। इस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की मदद से जो आरबीआई बना रही है, गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी रेट बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या इनकम एंड एक्सपेंसेस का, हाँ, वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ हो रही है तो क्या करना होगा। ये सब डाटा कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। एक तो कहें आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी भी देश का किंग पिन है। क्या है, किंग पिन ऑफ द होल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। पूरे देश के इस सिस्टम को, स्ट्रक्चर को आरबीआई या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक चलाती है। अब इस फंक्शन तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है देश में आरबीआई, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल करना, अर्थात मॉनेटरी मैनेजमेंट करना। वॉल्यूम ऑफ मनी, मैंने कहा अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज कर देंगे, बेवजह खूब सारा पैसा पंप इन कर देंगे इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। सच में इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी बताती है कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से अवेलेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट, लोन को, क्रेडिट को किस तरीके से मार्केट में लाएगी, कितना वॉल्यूम ऑफ लोन आएगा, किस सेक्टर में लोन जाएगा, ये सब कुछ इसी का फंक्शन है, इसी का पावर है, किसका, आरबीआई के अंडर में है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का, इस पॉलिसी का देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना। हाँ, देश में हाई ग्रोथ रेट रहे, ये इस मॉनेटरी का मेन फंक्शन होता है। याद रखिएगा, साल में 4 बार क्रेडिट पॉलिसी आती है। ये इस मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई 4 बार इशू करती है, हर 3 महीने में एक बार इशू करती है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, पेमेंट ऑफ बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम में, फॉरेन डेट को कंट्रोल करने में मदद करती है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका बैंक यूज कर रही है, हाँ मैंने बताया बैंक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगी क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, जिसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा गया है इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हेडिंग आ रहा है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव मतलब संख्या, मतलब नंबर। तो क्वांटिटेटिव मेथड क्या करता है, कंट्रोल करता है ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ लोन, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। मार्केट में जो लोन मिल रहा है, कितने लाख, कितने करोड़ों का लोन मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ लोन, ये डिसाइड करता है ये क्वांटिटेटिव मेथड। और इस मेथड का मेन मकसद क्या है, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, कॉस्ट को और अवेलेबिलिटी को संभालना। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये बैंक्स बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से इस मेथड को यूज कर रही है। इसका मतलब नए मेथड भी आ गए हैं। नए मेथड है क्वालिटेटिव मेथड, ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, मॉडर्न मेथड्स हैं। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल करना, पर जहां क्रेडिट जा रहा है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल सारा क्रेडिट इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, छोटे फार्मर्स को मिल ही नहीं रहा है, छोटे इंडस्ट्रीज को मिल ही नहीं रहा है, एमएसएमई, हाँ, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को नहीं मिल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। वो बैंकों को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप कहां लोन डायरेक्ट करिए, फार्मर्स को दीजिए, कितना परसेंट ऑफ लोन इंडस्ट्रीज को दीजिए जो स्मॉल स्केल का काम कर रही है। ये इसका काम है, क्वालिटेटिव अर्थात डायरेक्शन ऑफ द लोन्स को डिसाइड करना। का मेन मकसद है टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव, है ना, नॉन, यस, बिजनेस पर्पस के लिए लोन मिल रहा है तो ठीक है, प्रोडक्टिव काम के लिए मिल रहा है तो ठीक है, पर अगर कोई स्पेक्युलेटिव काम के लिए लोन ले रहा है, कोई सोशल और इकोनॉमिकली यूजफुल काम के लिए लोन ले रहा है, उस तरफ क्या करना, पैसे को डाइवर्ट करना, ये आता है क्वालिटेटिव। तो मैंने बता दिया ये मॉडर्न तरीके हैं जो अभी हम इसको क्या किए हैं, डेवलप किए। आइए एक एक करके अब क्वांटिटेटिव मेथड को पूरा समझते हैं। सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेथड है बैंक रेट। तो ये क्या होता है, बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। हाँ, कमर्शियल बैंक के पास जो फर्स्ट क्लास बिल्स होते हैं उसको रीडिस्काउंट करता है, या और आसान भाषा में बोले, कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन चाहिए, कहां जाएगी, मैंने कहा था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होती है कौन, आरबीआई। तो आरबीआई उसको लोन दे देगी, पर लॉन्ग टर्म लोन देती है बैंक रेट पे। अब आता है कि बैंक जब लोन देगी तो उससे कुछ सिक्योरिटीज जमा करवाएगी, कहेगी कोई सिक्योरिटी जमा करो, तो उस सिक्योरिटीज के बेसिस पे, उसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पे उसको लोन दे देगी। ठीक, ये तो हो गया बैंक रेट, लोन देना। अब बाजार में चल रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, मार्केट में खूब सारा मनी होता है, इस समय मनी सप्लाई अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास खूब पैसा होता है, तब जब महंगाई चल रही होती है। अब इस समय क्या होगा, जब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बहुत हाई है, लोगों के पास फंड बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी बूम कर रही है, हाँ, महंगाई इसी समय बढ़ती है, क्योंकि टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ गया। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, अब आरबीआई की जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होगा, आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट मतलब लोन का ब्याज। जब आरबीआई बैंकों को महंगा लोन देगा, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को महंगा लोन देगी, और हम लोग जब लोन लेने जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा, हम लोग कहां जाएंगे, आरबीआई पास तो जाएंगे नहीं, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, वो हमें जो लोन देगी वो भी महंगा देगी, और महंगा लोन हम लोग नहीं लेंगे।
क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई, क्या मार्केट में क्रेडिट मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल हो जाएगा? रीजन बहुत सिंपल सा है कि कस्टमर्स, आम पब्लिक, इंडस्ट्रीज लोन नहीं लेंगी, वो अपने काम को टाल देंगे। हाँ, शिफ्ट करने के बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मनी सप्लाई महंगा है, मार्केट में पैसा, कीमत ज्यादा मिल रही है। तो नतीजा क्या हो जाएगा, अचानक मार्केट में से पैसा कम हो जाएगा, सप्लाई ऑफ फंड्स कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, नतीजा इन्फ्लेशन चेक हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है आरबीआई का इन्फ्लेशन को चेक करने का। इसका उल्टा कर दो, इकोनॉमी में मंदी छाई हुई है, एकदम डिफ्लेशन छाया हुआ है, चीजों के भाव गिर रहे हैं, लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, हाय मेरा माल नहीं बिक रहा है, मेरे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं मुझे नौकरियां नहीं मिल रही है, सब तरफ हाय तौबा मचा हुआ है, डिफ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी में मंदी चल रही है। आरबीआई उल्टा कर देगी। हाँ, क्या करेगी इस समय जब डिफ्लेशन चल रहा होगा, उल्टा कर देगी, बैंक रेट अचानक कम कर देगी, अर्थात लोन का रेट सस्ता कर देगी, बैंकों को सस्ते रेट में लोन देगी। बैंक अपने कस्टमरों को, जो कि पब्लिक है, फर्म्स है, उनको सस्ते में लोन देगी, वो लोन्स लेना पसंद करेगी, वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी। नतीजा मार्केट में डिमांड पंप इन होगा, मार्केट में नए गुड्स सर्विसेज बनने लगेंगे और इकोनॉमी वापस बूस्टअप हो जाएगी। क्लियर है? तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये एक तरीका है। और इसी का पार्ट है रेपो रेट। सर ये क्या होता है? रेपो दो वर्ड से बनाया गया, मतलब रीपर्चेज रेट। कमर्शियल बैंक से वो क्या कर लेती है, खरीद लेती है, आरबीआई उनको बेचती है। क्या बेचती है? आरबीआई उनको गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेगी, कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड्स लेना होता है, समझ गए, शॉर्ट टर्म के लिए लेना होता है। इससे नई लिक्विडिटी क्या होती है, बैंकिंग सिस्टम में पंप इन हो जाती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स, इसमें आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को। कब के लिए देती है लोन? शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देती है। लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना होगा तो बैंक रेट जाना पड़ेगा, इससे पहले वाले में। अगेन ये भी क्या करती है, इस तरह से लिक्विडिटी क्या करती है, मार्केट में पंप इन कर सकती है। जैसे रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगा और वाइस वर्सा। अच्छा, एक और तरीका है रिवर्स रेपो रेट। यहां पे आरबीआई क्या करती है, उल्टा करती है, फर्म्स बैंक से पैसा बोरो कर लेती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर लेती है। नतीजा क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते लोन बांटने के लिए, समझ गए ना, और इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट से एब्जॉर्ब हो जाती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे के उल्टे हैं। रेपो में आरबीआई क्या करती है, पैसा इंजेक्ट करती है, और रिवर्स रेपो रेट से मार्केट से पैसा ले लेती है। चलिए अगला टॉपिक इसी के अंदर, क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर, वो है ओपन मार्केट, मतलब खुला बाजार। तो आरबीआई के पास पावर होता है फंड्स कलेक्ट करने का। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जब आरबीआई क्या करती है, सेल करती है। क्या सेल करती है? सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करती है। आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचती है। जब ये बेचेगी तो खरीदेगा कौन? मैंने कहा हम लोग को बेचेगी, पब्लिक को बेचेगी, पब्लिक ना खरीदे। जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जिनको अच्छा ब्याज की लालच होगी, वो खरीद सकता है। हाँ, मनी मार्केट से हम खरीद सकते हैं सिक्योरिटीज को, ठीक है। और अगर आरबीआई जब सिक्योरिटीज बेचेगी तो बैंकों का पैसा इस सिक्योरिटीज में लग जाएगा। अर्थात जब बैंक इसको बाय करेंगी आरबीआई के बेचने पे, क्योंकि आरबीआई बैंक को कंपल कर सकती है, मजबूर कर सकती है कि आपको मेरे सिक्योरिटीज खरीदने पड़ेंगे। चलिए एसबीआई बैंक 5,000 करोड़ तुम जमा करो और मेरे सिक्योरिटीज खरीद लो। अरे बैंक ऑफ बड़ौदा इधर आओ, 2,000 करोड़ तुम भी जमा करो। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक आइए, 5,000 आप भी जमा करिए, 5,000 करोड़। तो बैंकों से उसका पैसा आरबीआई क्या कर सकती है, ले सकती है, सिक्योरिटीज बेच करके। सिक्योरिटीज बेचेगी, उनसे पैसे ले लेगी। बैंक तो ठन गोपाल खाली बैठी है, क्योंकि बैंकों को डर है ना, आरबीआई ने उनका एक्सेस पैसा क्या कर दिया, ले लिया। अब मार्केट में जब पैसा ही नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं है लोन देने के लिए, मनी सप्लाई, एमएस मतलब एम मनी, एस मतलब सप्लाई, अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बैंकों के पास फंड्स नहीं है इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए, फार्मर्स को लोन देने के लिए। पैसा क्या हो गया, स्क्वीज हो गया, पैसा मार्केट से क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा कब करेगी? ऐसा करेगी इन्फ्लेशन के टाइम, जब मार्केट में खूब पैसा होगा, जब मार्केट में महंगाई बढ़ रही होगी। इसका ठीक उल्टा कर दो, ठीक उल्टा कर दो। जब मार्केट में क्या हो रहा होगा, हाय तौबा मची है, न सेल हो रहा है, न बिक्री हो रही है, न डिमांड हो रही है, कंपनियां परेशान है, इंडस्ट्रीज परेशान है, हाय तौबा मचा हुआ है, अरे डिप्रेशन आ रहा है, अरे पैसे नहीं है इंडस्ट्री में, मार्केट में पैसे नहीं है, तो नया पैसा पंप इन करेगी डिफ्लेशन में। उस समय क्या करेगी, बैंकों से कहेगी कि मेरी सिक्योरिटी मुझे वापस करो, मेरे से पैसे ले लो, तो आप परचेज कर लेगी और मनी सप्लाई मार्केट में इंप्रूव हो जाएगा। समझ गए? ये पावर है आरबीआई के पास। देखा, पूरे मार्केट का लीडर है, पूरे क्रेडिट एंड मनी मार्केट का लीडर है आरबीआई। और क्या कर सकता है, सीआरआर। ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो रुपया होता है जो एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट के रूप में कमर्शियल बैंक्स को जमा करना होता है आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गए, और स्टेट बैंक के पास 100 रुपया डिपॉजिट के रूप में आया, कितना, 100 रुपया। आरबीआई बोली इसमें से 10 रुपया मेरे पास जमा कर दो, तो कैश क्रेडिट, समझ गए ना, वो पैसा, सॉरी कैश रिजर्व, वो पैसा जो कैश के रूप में, लिक्विड के रूप में आरबीआई अपने पास डिपॉजिट करा लेती है, जिसे कहते हैं कैश क्रेडिट, तो कैश रिजर्व। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दे, एरो देखिए, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दे, तो अब मनी सप्लाई फिर बैंकों के पास कम बचेगा। इसका मतलब है आरबीआई कहती है बैंकों को कि आप हमको बहुत बड़ा परसेंटेज, लेट्स से 100% क्या करिए, कैश रिजर्व जमा कर दीजिए, तो अब क्या होगा, मनी सप्लाई बैंकों के पास कम होगा या नहीं होगा। समझ गए? ऐसा कब करेगी? ऐसा तब करेगी जब मार्केट में ऑलरेडी खूब मनी होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही होगी, मार्केट में एक्सेस ऑफ फंड्स होगा, तब आरबीआई करेगी। और क्या कर सकती है, आरबीआई के पास पावर होता है डिसाइड करने का कि कितना मिनिमम रिजर्व बैंकों को अपने पास मेंटेन रखना है।
ठीक है, हम लोग एक रिजर्व को और मेंटेन करेंगे, इसमें नाम है SLR। ये इंडिया में ही मेंटेन होता है। इंडिया में बैंकों को अपने पास ये बैंकों को आरबीआई के पास पैसा नहीं देना है। ये पैसा तो किसको देती है बैंक? ये पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को जमा करती है ना। पर ये वाला पैसा किसके पास आता है? कमर्शियल बैंक ये पैसा सेल्फ के पास रखती है, खुद के पास रखती है, देती नहीं किसी को, खुद के पास। क्यों? लिक्विड के रूप में मेंटेन रखती है, ताकि कस्टमर्स आए तो पैसा हम उनको दे सके। अब बैंक में जिसका पैसा रखा है वो पैसा मांगने आएगा, बैंक कहेगी नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, अरे बैंक बंद हो जाएगी बंधु। हाँ, बैंक को एक इतना कैश हमेशा अपने पास मेंटेन रखना है, ताकि अगर कस्टमर्स आए डिमांड करें कि मेरे पैसे दो तो देना पड़ेगा। और बैंकों ने अपने 200 वर्षों के इस वर्किंग से सीख लिया है कि ऑल कस्टमर्स डू नॉट कम एट द सेम टाइम। तो एक सर्टेन डिपॉजिट का परसेंटेज क्या होता है, एसएलआर के रूप में बैंक्स मेंटेन रखती है, अपने पास रखती हैं, ताकि कस्टमर आए तो खाली हाथ न। समझ गए? इसी को एसएलआर को क्या होगा, अगर बैंक हाई कर देगी, अगर सेंट्रल बैंक इसका रेट हाई कर देगी, फिर क्या होगा, कम पैसा बैंक लेंड कर पाएगी, बाजार से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। चलिए, अभी तक आपने देखा था कौन सा मेथड देखा? क्वांटिटेटिव, जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को कैसे हम कंट्रोल करते थे। अब जो हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, यूज ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना है मॉडर्न तरीके से, नाम है सेलेक्टिव या क्वांटिटेटिव। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। मैं और आप जो बड़े डिवाइसेस ले रहे हैं, आजकल तुम और मैं, इवन फोन भी खरीदना होता है तो आजकल ईएमआई में ले रहे हैं। ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको पैसा पूरा नहीं देना है, आपको उसका यहाँ तो कुछ डाउन पेमेंट करना है और बाकी पैसे किस्तों में देते रहने हैं। हाँ, गाड़ी खरीदो, आधे मकान भी मिल रहे हैं आजकल, तो सब कुछ ईएमआई पे मिल रही है। तो कमर्शियल बैंक्स जब लोगों को उधार दे रही है तो उसका पैसा उनको तुरंत नहीं देना है, उसका एक छोटा सा हिस्सा देना है। अब आरबीआई इसे भी कंट्रोल कर सकती है। इस सिस्टम को वैसे हम हायर परचेज सिस्टम कहते हैं, आरबीआई इसे भी रेगुलेट कर सकती है। अगर देखेगी कि बाजार में ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, मोबाइल, लैपटॉप, ये जो डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, इनका सेल खूब ज्यादा हो रहा है, मार्केट में खूब ज्यादा मनी पंपिंग हो रहा है, तो आरबीआई इसको भी कंट्रोल कर सकती है। अरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, कहेगी जीरो इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा, अब 10% ब्याज देना होगा, हम लोग लेंगे ही नहीं। वैसे आजकल जीरो इंटरेस्ट में सब कुछ मिल रही है कि नहीं है? आप मोबाइल खरीद लीजिए, यहाँ लैपटॉप खरीद लीजिए, यहाँ और कोई महंगा डिवाइस कर लीजिए, सब कुछ। तो आरबीआई चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके कर सकती है, बस पूरा पावर है, क्योंकि बैंकों का कंट्रोल तो आरबीआई के हाथ में है। और क्या कर सकती है आरबीआई क्वालिटेटिव मेथड में? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। चलिए, मार्जिन क्या होता है? देखिए, एक होता है लोन का अमाउंट और एक होता है सिक्योरिटी। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं, हाँ, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं मार्जिन। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। मैंने बैंक से कहा मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है, बैंक से लोन मांग लिया। बैंक ने कहा ठीक है, कोई सिक्योरिटी जमा कर दीजिए। तो मेरे पास एक सोने की अंगूठी थी, ध्यान से सुनिएगा, सोने की अंगूठी थी 9,000 रुपए की, मैंने बैंक को जमा कर दी। बैंक ने कहा ठीक है, आपका मार्जिन हुआ 10%, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आप मार्जिन रिक्वायरमेंट जमा करिए, आपको लोन दे देंगे। देखा? तो डिफरेंस बिटवीन दी लोन का अमाउंट एंड सिक्योरिटी का अमाउंट, वो है मार्जिन। तो अगर बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दे तो मुझे लोन लेना मुश्किल पड़ेगा। दैट मींस इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बैंक मुझसे ज्यादा मार्जिन मनी मांगने लगे लोन के अगेंस्ट में कि नहीं, आप हमको 20% दीजिए, 30% दीजिए। मुझे 10,000 का लोन चाहिए, बैंक करिए 5,000 पहले जमा करिए कैश, तो मैं आपको 10,000 दूंगा। अरे 10 में से 5 जमा ही करवा लोगे तो लोन लेने की जरूरत क्या है भैया, हमको लोन तुम्हारा नहीं चाहिए। समझ गया ना? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी चेंज कर सकती है आरबीआई। आइए, क्रेडिट राशनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि क्रेडिट की लिमिट फिक्स कर, कि कितना लिमिट बैंक दे सकती है किस किस सेक्टर को। हाँ, बता सकती है कि इंडस्ट्रीज को कितना देना है, फार्मिंग सेक्टर को कितना देना है, पोल्ट्री वालों को कितना देना है, स्मॉल इंडस्ट्री वालों को कितना है, कॉटन इंडस्ट्री वालों को कितना देना है। सच में, तो इस तरीके से क्या कर सकती है वो, क्रेडिट रेशनिंग कर सकती है। क्रेडिट रेशनिंग में वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन या एडवांस बता सकती है जितना एक कमर्शियल बैंक दे सकती है, इसके बियॉन्ड वो नहीं दे सकती है। अब वो अमाउंट में हो सकता है कि 5 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। और क्या करती है, सेंट्रल बैंक मैक्सिमम रेशियो भी बताती है, ठीक है ना, डिपॉजिट्स का कितना रेशियो तक लोन दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट का काबू रहेगा। और मैंने कहा ये मेथड क्या कर रहा है, क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं कर रहा है, यूज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, यूज ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है। और क्या कर सकती है सेंट्रल बैंक, तो सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, माई बाप है, क्या कहते हैं बैंकों की। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है कि आप अपने क्या एक्शन लीजिए। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट का एक्शन ले सकती है, वो उन्हें रिटर्न ऑर्डर दे सकती है कि आप ये काम करिए। आरबीआई मना कर सकती है इवन उनके बिल्स को डिस्काउंट करने में, आरबीआई मना कर सकती है उनको लोन देने में, ये पूरा पावर है। और तो और इवन पेनल्टी भी लगा देती है बैंकों के ऊपर अगर बैंकों ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए। तो ये है डायरेक्ट एक्शन, इस पे बैंक को भुगतान भरना पड़ता है, बैंक का नुकसान होता है। एक होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन परसुएशन वर्ड से बनाया गया, मतलब मनाना, मतलब बैंक को एडवाइस देना। मेरी भाषा में कहें तो बैंकों को समझाना कि क्या बैंकों को करना चाहिए, इकोनॉमी के वेलबींग के लिए कैसे बिहेव करना चाहिए। इसमें वो परसुएट करती है, रिक्वेस्ट करती है, इनफॉर्मली सजेस्ट करती है। कौन? आरबीआई। अक्सर ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक के साथ मीटिंग करती है उनको राय देती है, जैसे उनको राय देती है कि प्लीज स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए लोन मत दीजिए, सोशल पर्पसेस के लोन के लिए मत दीजिए, कमर्शियल पर्पस हो, प्रोडक्टिव पर्पस हो तो लोन दे दीजिए। ये सजेशंस होते हैं उनके। इससे मार्केट में क्या हो जाएगा, अननेसेसरी मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा। आइए लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट ऑफ द क्वालिटेटिव कंट्रोल, वो है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी, प्रचार करना। हाँ, आरबीआई के पास पूरे मार्केट की, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की, सबकी जानकारी है, बैंकों की जानकारी है, इंडस्ट्रीज की जानकारी है, फर्म्स की जानकारी है, उनके आउटपुट की जानकारी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो प्रिंट करा लेती है। हाँ, आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का डाटा है।
क्योंकि सब आरबीआई से जुड़े हुए हैं, तो वो इसके द्वारा क्या करती है, नोट छपवाती है, प्रिंट आउट करवाती है, इस फैक्ट एंड फिगर्स को मीडिया के थ्रू बैंकों तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, ताकि वो लोग अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाए, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, इसके बेसिस से मार्केट को चलाया जा सके, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को संभाला जा सके। तो इस तरीके से मार्केट का लीडर, मनी सप्लाई का कंट्रोलर आरबीआई है। क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर पैसा जमा होता है? हाँ सही है। क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां से लोन लिया जा सकता है? एकदम सही है। और एक नई बात बताने जा रहा हूं, क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट क्रिएट करती है, मनी क्रिएट करती है? हाँ, ये बात आपको नहीं जानती। तो ये है बैंक। आइए बुकिश डेफिनेशन देखते हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, हाँ पब्लिक से एक्सेप्ट करती है। ये डिपॉजिट्स विड्रॉएबल होते हैं, अर्थात इस डिपॉजिट्स को निकाला जा सकता है, या ये बैंक डिपॉजिट्स को लेंड कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। आइए डेफिनेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हमारे देश में बैंकों को गवर्न करने के लिए एक कानून बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या कानून कहता है कि बैंक कौन है? बैंक वो है जो लोगों से एक्सेप्ट करे, लेंडिंग के लिए एक्सेप्ट करे या इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिपॉजिट करे। किससे? फ्रॉम पब्लिक। आप और मैं तो पब्लिक हैं, और ये पैसा रिपेबल ऑन डिमांड होगा, अदरवाइज विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, अदरवाइज। इसका मतलब है हमने जो पैसा जमा किया, हम चाहे तो चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, पे ऑर्डर के द्वारा या अदर मेथड से विड्रॉ कर सकते हैं। बस ऐसी संस्था को कहते हैं बैंक। देखिए 3 की वर्ड्स है, 3 की फंक्शंस है जो बैंक करती है। पहला फंक्शन बता रहा हूं, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। दूसरा लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, वो है क्रिएशन ऑफ मनी। सर क्रिएशन ऑफ मनी? हाँ, पैसा छापती है? नहीं, वो मतलब नहीं है। लेंडिंग को डिपॉजिट से ही कन्वर्ट करती है। हाँ, जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं उसको लोन में कन्वर्ट करती है और उस लोन को फर्दर मनी में कन्वर्ट करती है, लोन में कन्वर्ट करती है। ये है क्रेडिट क्रिएशन। हाँ, इस प्रोसेस को अभी हम डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाले हैं, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा जब आप क्रेडिट क्रिएशन भी समझ चुके होंगे। तो ये फंक्शन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है। आइए एक दो एग्जांपल देखता हूं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, हाँ जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर भी आप जाकर के पैसे जमा कर सकते हैं। मालूम नहीं है क्या बात? सच में पोस्ट ऑफिस में आप जाकर के डिपॉजिट्स कर सकते हैं, पर वो बैंक्स नहीं है। उसी तरह से बजाज फाइनेंस, नाम सुना ही होगा, या मुद्दूत फाइनेंस, नाम सुना है? तो ये क्या बैंक्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोगों से, आम लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, या ये क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को नहीं करती है, इसीलिए बैंक्स नहीं है। क्योंकि बैंक्स को ये तीनों फंक्शन करना पड़ेगा। अब आता है कि क्या ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो तो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, जैसे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, नाम सुना होगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तो क्या ये बैंक्स हैं? नहीं, म्यूचुअल फंड्स भी बैंक नहीं है। क्योंकि अगेन ये क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड लोन तो नहीं दे रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोन तो नहीं दे रहे हैं। तो जहां ये तीनों फंक्शन होगा वहीं पर होगा बैंक। आइए टाइप्स ऑफ बैंक जाने। सबसे पहला बैंक जो आपके सामने है, सेंट्रल बैंक। हमारे देश में आरबीआई, तो हर देश में सिर्फ एक होगा बैंकों का बैंक। कह सकते हैं दी एपेक्स, मतलब टॉप मोस्ट बैंक किसी भी देश का होगा तो वो होगा सेंट्रल बैंक। क्या कर सकता है? ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। हाँ, देश में मनी सप्लाई कितना होगा इसको कंट्रोल करता है, और मोनोपोली ऑफ नोट इशू, मतलब नोट छापने का एक अधिकार, सिंगल पावर टू इशू करेंसी किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक में। हमारे देश में आरबीआई है, तो शायद अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है। हर देश में एक बैंक होगी जो उसके करेंसी के नोट में आप देखेंगे नाम ऊपर लिखा दिखेगा, वो आपको पहचान दे देगा कि उस देश की सेंट्रल बैंक कौन है। आइए दूसरी टाइप, कमर्शियल बैंक। हाँ, जो बैंक तुम और मैं जा रहे हैं, जहां मेरा और तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है, जहां मैं और तुम अपने पैसे डिपॉजिट रखते हैं, सेफ रखते हैं, या लोन ले सकते हैं, जहां से वो है कमर्शियल बैंक। हाँ, क्योंकि नाम कमर्शियल है तो ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो ये सब कौन है? कमर्शियल बैंक है। अगला आता है कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, कोऑपरेशन के प्रिंसिपल से बनाया गया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ज्यादातर जो पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो ही मिल जाते हैं और बैंक्स के रूप में काम करते हैं। इनको ज्यादातर रूरल सेक्टर में काम करना होता है, और इनका मेन मकसद होता है अपने मेंबर्स को, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको लेंडिंग करना। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पर बेस्ड होती है। अक्सर गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बना देती है। और एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे तो आसाम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी है, आंध्रा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अगला नाम है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबीज को लॉन्च किया गया एक साथ। ये क्या है? ये एक खास तरह की बैंक है, इसे कहते हैं स्मॉल मैन बैंक। हाँ, क्योंकि ये रूरल एरियाज में खोली गई थी। इनका मेन मकसद था जो वीकेस्ट एंड पुअरेस्ट लोग हैं उनको भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व करना, उनका भी बैंक में अकाउंट होना और उनको बैंकिंग फैसिलिटीज देना। ये इसका मेन मकसद। वीकेस्ट सेक्शन को, जो आर्टिशियंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, वर्कर्स हैं, उनका खाता खोलना, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाना, ये था इसका पर्पस। और आज देश में बहुत सारी आरआरबीज काम कर रही हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक। मैं श्योर कह सकता हूं कि ये नाम आपने पहले नहीं सुना था। यूपी में भी एक आरआरबी है, मैं बता देता हूं, आर्यवर्त बैंक। अगेन आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये आरआरबीज बैंक्स ज्यादातर रूरल एरियाज में बेस्ड होती हैं। इनका मेन मकसद होता है जो समाज के सबसे वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं उनको सपोर्ट करना। अक्सर आरआरबीज को चलाने के लिए, हाँ, इनको फंडिंग देने के लिए एक एंकर बैंक होती है, अर्थात एक स्पॉन्सर बैंक होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये इनको सपोर्ट करती है।
चलिए और टाइप समझते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक अर्थात जमीन का विकास करने की बैंक। पहले इनको लैंड मॉर्गेज, लैंड गिरवी। ये लैंड मॉर्गेज क्या होता है? एक ऐसी बैंक जो लोन तो देती है पर ये लैंड को गिरवी करने के, लैंड को सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करने पर लोन देती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन देती है और ये लोन देती है बहुत कंसेशनल रेट पे फार्मर्स को बेसिकली देती है। क्या करने के लिए? फार्म इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, नए लैंड खरीदने के लिए या परमानेंट डेवलपमेंट लैंड कराने के लिए, इस काम के लिए लैंड देती है। नाम है एलडीबीज। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज बैंक। हाँ, एक्सचेंज मतलब करेंसी को कन्वर्ट करने वाली बैंक। ये बैंक्स फॉरेन ट्रेड करने वालों को सपोर्ट करती है, जो फॉरेन बिल्स जिनके पास होते हैं उनके बिल्स को परचेज करना, सेल करना, डिस्काउंटिंग करना। याद रखिएगा, हम जो इंटरनली ट्रेड बिल्स डिस्काउंटिंग कराते हैं वो होम ट्रेड का होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फॉरेन बिल्स का। मेरे पास जापान का बिल है, अमेरिका का बिल है और मुझे उसकी बिल के अगेंस्ट में इंडियन रुपी चाहिए। जाओ एक्सचेंज बैंक में जाओ, आपको वहां पर पैसा मिल जाएगा। और एग्जिम बैंक, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट IM इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये क्या करती है? फाइनेंस देती है एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को। जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं उनकी पैसों की जरूरत तो होती है, क्योंकि ज्यादातर क्रेडिट लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ये सब नीड्स ये बैंक्स प्रोवाइड करती हैं और वो भी फॉरेन करेंसी में। जी, डेवलपमेंट बैंक्स। अब नाम से पता चल रहा है यह बैंक्स देश के डेवलपमेंट में मदद करती है। तो अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है, हाँ तुम्हें कोई इंडस्ट्री खोलनी है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि तुम्हें इंडस्ट्री खोलनी है साइकिल बनाने की, चलो ठीक है। तो साइकिल बनाने की इंडस्ट्री के लिए मशीन कहां से लाओगे, पार्ट्स कहां से लाओगे, रॉ मटेरियल कहां से लाओगे, कैसे काम को मैनेज करोगे, कितने फंड से मैनेज करोगे, बिजनेस कहां करोगे, मार्केटिंग कहां करोगे? जी, ये सारा काम बैंक करती है। नहीं मालूम है ना? हाँ, ऐसी बैंक्स को हम कहते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। ये सिर्फ पैसे नहीं देती है, बल्कि ये आपके सारे मैनेजमेंट को, कहां से आप बिजनेस मैनेज करेंगे, ये सब की आपको ट्रेनिंग देती है, सपोर्ट देती है। ऐसी बैंक्स होती हैं डेवलपमेंट बैंक्स। बड़ी अनोखी बैंक्स है, मैंने बता दिया। हाँ, सोच लीजिए देश का अगर ग्रोथ करना है तो ऐसी खूब सारी डेवलपमेंट बैंक्स होनी चाहिए। आपकी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20-20 साल तक के लिए लोन देती है इंडस्ट्री को डेवलप करने, और उसमें खुद अपना योगदान देती हैं, मदद करती हैं। एग्जांपल दूं, ICICI। हाँ, ये मिक्स मत करना, ICICI बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, हम मिक्स कर रहे हैं ना। एक है ICICI, बस फुल फॉर्म बता दूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सिडबी, ये डेवलपमेंट बैंक्स है। आइए, अभी तक तो आपने जाना टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। हमारे भारत में कमर्शियल बैंक्स आजादी के पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करती थी, मतलब कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स, बड़े बिजनेस हाउसेस इसके मालिक हुआ करते थे आजादी से पहले। और सबसे ओल्डेस्ट बैंकों का नाम लूंगा तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को याद रखिएगा, ये तीनों रीजन्स ब्रिटिशर्स के रीजन थे, ये तीनों ब्रिटिश रीजन थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी। तो इन रीजन्स के बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया इंपीरियल बैंक। कब? 1921 में। जब देश आजाद हुआ तब भी ये बैंक्स भारत के कंट्रोल में नहीं थी, प्राइवेट शेयरहोल्डर्स के कंट्रोल में थी। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इसको कंट्रोल कर रहे थे। 1955 में गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया और नाम दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या SBI। आज भी भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ यहां तक नहीं ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने यह भी देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन दे रही है या ट्रेडर्स को लोन दे रही है, तो आर्टिशियंस का क्या होगा, फार्मर्स का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, जिनको छोटे मोटे लोनों की जरूरत पड़ती है। ये बैंक्स पहले ऐसे मदद नहीं करती थी। गवर्नमेंट ने 1969 में एक बहुत बड़ा कदम लिया। हाँ, यहां से देखिएगा, मैं काफी चीजों को अंडरलाइन भी कर रहा हूं आपके लिए। जब आप स्क्रीन पर अंडरलाइन पार्ट देखते हैं, वो टिपिकल पार्ट है, वो आपको याद होने चाहिए, वो फिगर या वो वैल्यू आपको या वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या हाईलाइट कर रहा हूं। तो 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स इसको सरकार ने खरीद लिया। ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, सरकार ने इसको नेशनलाइज कर दिया, पैसा दे करके खरीद लिया। और ऐसा ही प्रोसेस 1980 में हुआ, तब सरकार ने 6 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। तो टोटल कितनी हो गई? 20 बैंकों को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। बाद में सरकार ने इन बैंकों को मर्ज किया। हाँ, अभी करंट सिनेरियो में क्या हुआ, सरकार ने 2020 तक आते आते इन बैंकों को मर्ज किया। जो बैंक्स अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी वो बड़ी बैंकों के अंडर में चले गई। हाँ, बड़ी बैंकों ने छोटी कमर्शियल बैंकों को टेक ओवर कर लिया, उनके साथ मर्जर कर लिया। वर्तमान में 18 ऐसी कमर्शियल बैंक्स बची हैं। अब ये बैंक्स क्या करती हैं? आज बहुत बड़ा फोकस है इन बैंक्स का प्राइवेट सेक्टर के अलावा, जी सिर्फ बिजनेस हाउसेस के अलावा, एग्रीकल्चरिस्ट को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को, फार्मर्स को, हाँ स्मॉल रिटेलर्स को, इन सबको मदद करती है ये बैंक। अभी 89 कमर्शियल बैंक्स देश में काम कर रही है। आप कैटेगरीज जाने कौन कौन से टाइप्स या कैटेगरीज की कमर्शियल बैंक्स है। सबसे पहले बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर, मतलब वो कमर्शियल बैंक्स जिनको ओन मैनेज रन बाय द गवर्नमेंट करते हैं, या गवर्नमेंट की एजेंसीज उनको चला रही है। अब भाई पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, नाम से आपको सुना होगा, यूको बैंक, तो ये सब बैंक्स कौन है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। हमारे देश में स्टेट बैंक इन सब में सबसे डोमिनेंट, सबसे टॉप मोस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर में। और आज भी देश में 73% जो कमर्शियल बैंक ब्रांचेस है वो किनकी है? पब्लिक सेक्टर की। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक अभी ज्यादा है भारत में, ठीक है। और धीरे धीरे इनकी ब्रांचेस बढ़ भी रही हैं। स्टेट बैंक सबसे ज्यादा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड ओवर में, इसका नाम है। अब आते हैं ऐसी बैंक से बात करते हैं जिसको सरकार, यस, जो ओन मैनेज बाय द गवर्नमेंट नहीं है, नाम है प्राइवेट सेक्टर बैंक। हाँ, आजकल मैं और आप सरकारी बैंकों में जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा टेक्नो सेवी है, ज्यादा एडवांस्ड है, उनका एनवायरमेंट ज्यादा अच्छा है, वहां वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। क्या आप गए हैं ICICI बैंक में, HDFC बैंक ब्रांच में गए हैं? चलिए एक बार मेरे कहने से क्या करना, किसी कमर्शियल बैंक में जो पब्लिक सेक्टर की है, मतलब सरकारी बैंक है, वहां जाना, और किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में चला जाना, जैसे HDFC,
आईसीआईसीआई नाम सुना होगा ना, या आईडीएफसी, ऐसी बैंक्स में चले जाना, यू विल फील द डिफरेंस। वहां का और वहां का आपको कल्चर और एम्बियंस एकदम पता चलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो तेजी से काम कर रही हैं और 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक इस समय है। कुछ नाम मैंने ऑलरेडी दे दिया, एक्सिस, आईएनजी, वैश्य, ये बैंक्स हैं। आते हैं फॉरेन बैंक। 1991 के बाद आज देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई, तो गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को भी क्या कर दिया, भारत में विदेशी बैंकों को भारत में बैंक ओपन करने के लिए दे दिया। और ये विदेशी बैंक क्योंकि फॉरेन बैंक से, तो इनके पास फॉरेन करेंसीज है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड को स्मूथ बना देती है। कुछ अजीब अजीब नाम बताऊंगा, शायद आपने नाम ना सुना हो, जैसे एबीएन एम्ब्रो बैंक, बनारस में नहीं, छोटे शहरों में नहीं है, ये बड़े शहरों में है, आज मेट्रोपॉलिटन शहरों में ये बैंक्स हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज बैंक या ड्यूश बैंक, ये सब मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, एक नहीं अनेक देशों में एक साथ अपना व्यापार कर रही हैं। ऐसी 41 बैंक्स भारत में आ गई हैं। चलिए अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन की बात करते हैं, क्या करती है कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहला मैंने डिस्कस कर लिया था कि कमर्शियल बैंक्स लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो ये डिपॉजिट करती क्या है बैंक? रख लेती है अपने पास सिर्फ? नहीं, पैसा रखने से बैंक पैसा नहीं कमा सकती। इस डिपॉजिट को वो इन्वेस्टमेंट चैनल्स में कन्वर्ट कर देती है, जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न आ सकता है बैंक उसको वहां लगा देती है। चाहे तो इन्वेस्ट कर देती है, निवेश कर देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कर लेती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कर लेती है, या बैंक लोन दे देती है, जिनसे बहुत अच्छा बैंक को ब्याज मिलता है। तो आइए टाइप ऑफ डिपॉजिट समझते हैं। बेसिकली 3 टाइप ऑफ डिपॉजिट बताए गए हैं। पहला डिपॉजिट है करंट डिपॉजिट। इसका क्या खास बात होता है, ये आम आदमी के लिए, तुम्हारे मेरे लिए डिपॉजिट नहीं है। इसके लिए डिपॉजिट बहुत ही बिजनेस फर्म्स है, ट्रेडर्स के लिए डिपॉजिट अकाउंट है, व्यापारियों के लिए है, उनकी फर्म का अकाउंट है। इसमें एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट, एनी नंबर ऑफ विड्रॉल, मतलब जितनी बार चाहो पैसे जमा करो, जितनी बार चाहे पैसे निकालो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूजुअली बैंक्स इनको चेकबुक, पासबुक इशू करती है और जितनी बार चाहे उतना बार चेक इशू कर देती है। यूजुअली बैंक्स इनको ब्याज देती नहीं है, बल्कि कुछ चार्जेस ले लेती है इनसे। इस बात का चार्ज सर्विस देने का। और सबसे बड़ी फैसिलिटी मैंने क्या है कि इसके साथ जिनके पास करंट अकाउंट है उनको और कई सारी एजेंसी फंक्शंस देती है, कई सारे सपोर्ट सर्विसेज देती है करंट अकाउंट होल्डर्स को। ठीक है, अब आता है दूसरा अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? ये है तुम्हारा मेरा अकाउंट भाई। यस, एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, या ऐसे कोई भी लेमैन जिसके पास कुछ पैसे सेविंग बचे हुए हैं, अब वो सेविंग घर में रखेगा तो शायद उसको इतने फायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस पर कोई ब्याज तो मिलने वाला नहीं है। तो ज्यादा अच्छा है क्या कर दो, सेविंग अकाउंट। इसमें सेविंग अकाउंट में क्या मिलेगा? चेकबुक मिलेगी, पासबुक मिलेगी, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। सारा पैसा एट अ टाइम एक साथ आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ बैंक्स मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने के लिए कहती है। हाँ, सब बैंकों का अलग अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ब्याज देती है। इसमें आपके डिपॉजिट्स में एक सर्टेन मिनिमम इंटरेस्ट आपको बैंक देती है। तो बड़ा अच्छा तरीका है, आपके पैसे भी सुरक्षित हो गए, आपका आइडल मनी भी क्या हो गया, आपको ब्याज दे रहा है। घर में रखे रहते तो पैसों का डर भी लगा रहता, तो पैसे भी सुरक्षित हो गए, लिक्विडिटी भी मेंटेन हो गई, जब मन किया पैसा निकाल दिया। इसीलिए कई बार इसको इसमें पैसा आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, या कीपिंग इन माइंड कि एक मिनिमम बैलेंस रखना है। आपको बैंक चेक दे देगी, आप चाहे तो किसी पार्टी को चेक से पेमेंट भी कर सकते हैं। आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ऐसा कि नाम है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, 6 महीना मिनिमम टाइम है। यस, अब उसके बाद आप चाहे 1 साल के लिए जमा करें, 2 साल के लिए करें, 5 साल के लिए करें, मिनिमम टाइम है 6 महीना। 6 मंथ के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप सेविंग में मत जमा करिएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेविंग में ब्याज कम मिलता है और फिक्स्ड डिपॉजिट में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें मैच्योरिटी पीरियड के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है और पैसा भी एक साथ आप निकालना होता है। इसमें बैंक चेकबुक नहीं देती है। हाँ, इसमें चेकबुक पासबुक नहीं देती है। वन टाइम डिपॉजिट होता है और वन टाइम विड्रॉल होता है। और विड्रॉल भी कब होता है? मैच्योरिटी पीरियड के बाद, टाइम पूरा कंप्लीट करने के बाद। क्या टाइम से पहले निकालना चाहते हो पैसा? टाइम से पहले चाहते हो कि पैसा चाहिए, तो देखो बैंक फिर आपको क्या करेगी, आपका ब्याज कम कर देगी, आपको सेविंग इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट दे देगी। इसीलिए एक फिक्स टेन्योर, अब वो चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, आप उसके बाद ही पैसा एक साथ निकालिए, तो मैच्योरिटी अमाउंट ज्यादा ब्याज के साथ, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए कई बार इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। चलिए, इसी का एक पार्ट है एफडी, फिक्स डिपॉजिट का एक टाइप है, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम कमर्शियल डिपॉजिट भी कहते हैं। हाँ, कमर्शियल डिपॉजिट में एक सेम अमाउंट आप हर मंथ जमा करना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम आपको 2000 रुपए हर महीने बचते हैं, आपके पास पॉकेट मनी है या आपके पास सेविंग्स है और आपको हर महीने 2000 जमा करने हैं, तो आप आरडी अकाउंट खोल दीजिए। ये भी बहुत अच्छा ब्याज देता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, हायर देन दी सेविंग अकाउंट। आपको पैसा तो डिपॉजिट तो मेनी टाइम करना है, पर विड्रॉल एक ही बार करना है मैच्योरिटी पीरियड ओवर होने के बाद। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। आइए, तो बैंक डिपॉजिट लेके कुछ नहीं कर सकती, फायदा नहीं में नहीं रह सकती। बैंक को पैसा कमाना है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, लोन देना है। और लोन, हाँ, लोन मतलब कर्ज देना। कैसे? पहला है कैश क्रेडिट। जो लोग करंट अकाउंट होल्डर है, कौन है करंट अकाउंट होल्डर? मैंने बता दिया था। क्या आप और मैं करंट अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं, करंट अकाउंट खुलता है फर्म्स के नाम से, बिजनेसेस के नाम से, व्यापारियों के नाम से, जी, ट्रेडर्स के नाम से खुलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस के नाम से खुलता है अकाउंट। और उनका अगर अकाउंट अच्छे से मेंटेन्ड है, उनके अकाउंट में हमेशा पैसे रहते हैं, उनकी बाजार में अच्छी क्रेडिट है, तो अब बैंक्स उनको क्रेडिट लिमिट देती है। ये क्या? बैंक कुछ सिक्योरिटीज जमा करवा लेती है। हाँ, बैंक उन बिजनेस हाउसेस से कुछ सिक्योरिटी जमा कर लेती है और उसकी अगेंस्ट में उनको कैश क्रेडिट देती है। कैश क्रेडिट में एक फिक्स्ड अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। एक एग्जांपल के रूप में 10 लाख का अगर कैश क्रेडिट मिल गया किसी फर्म को, तो वह फर्म चाहे तो 10 लाख तक और विड्रॉ कर सकती है, जितना उसके अकाउंट में है वो, और उससे ज्यादा। कितना? 10 लाख तक। अब ब्याज किस पे लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो ब्याज लगेगा जितना आपने विड्रॉ किया है। आपने अगर 10 लाख का कैश क्रेडिट लिया बैंक से, विड्रॉ आपने सिर्फ 2 लाख किया है, तो आपको ब्याज भी 2 लाख पे ही देना पड़ेगा। हाँ, पूरे पे ब्याज नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। बट जब हम बात करते हैं आउटराइट लोन या एडवांस की, ये बैंक किसी को भी दे सकती है। आपका करंट अकाउंट होने की जरूरत नहीं है, बैंक इसमें आपके साथ सिक्योरिटी मांगेगी,
हाँ, कोई चीज गिरवी करने के लिए मांगेगी और बैंक जब लोन देगी तो सारा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। आपको एक चेकबुक दे देगी, कहेगी लोन लीजिए और साथ में एक चेकबुक दे देगी। हाथ में पैसा कभी नहीं देती है बैंक, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। और अब आप जितना पैसा निकाले ना निकाले बैंक का कोई मतलब नहीं है। बैंक पूरे अमाउंट पर जितना भी आपके अकाउंट में लोन है पूरे पे ब्याज लेगी, आप चाहे पूरा पैसा विड्रॉ करिए या ना करिए। तो बताइए कौन बेटर हुआ? कौन बेटर हुआ? सीसी हमेशा बेटर होगा, क्योंकि सीसी में क्या हो जाएगा, कैश रेट में क्या हो जाएगा, आपको ब्याज उतने पे देना है जितना आप एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें तो सारे अमाउंट पर ब्याज लगने वाला। चलो अब आते हैं एक और लोग की फैसिलिटी समझते हैं, ओवरड्राफ्ट। अक्सर ओवरड्राफ्ट भी बैंक्स उनको देती है जिनका करंट अकाउंट होता है। एक्चुअली में ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। हाँ, अब आपको 5 साल के पैसे चाहिए तो आप ओवरड्राफ्ट में से मत लीजिए। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्सेस पैसा निकालने की अनुमति। अक्सर बैंक्स क्या करती हैं, अपने नॉन कस्टमर्स को, नॉन क्लाइंट्स को उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे ओवर पैसा निकालने की अनुमति दे देती है। आपके अकाउंट में 1 लाख है, डिपॉजिट है आपके अकाउंट में और आपको अभी 2 लाख की और जरूरत है, तो बैंक आपको 2 लाख का ओवरड्राफ्ट दे सकती है। याद रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए देती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, बिजनेसमैन तो उधार खरीदते बेचते रहते हैं, आप जानते हैं। व्यापार है तो उधार होगा, तो उधार जब बेचा है किसी को, जिसको हम उधार बेचते हैं, वो मेरा होता है डेटर। तो हम डेटर को, डेटर मतलब मेरा कस्टमर को, उससे बिल साइन करवा लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मैंने 50,000 का सामान बेचा तुमको, तो तुम मेरे हो गए डेटर, तुमसे बिल साइन करा लिया, मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल है। अब मुझे पैसा मिलने वाला है 3 महीने बाद, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में 90 डेज का एग्रीमेंट हुआ है। मुझे पैसे आज चाहिए, अब क्या करें? तुम तो आज दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेरा तो 90 डेज का एग्रीमेंट है। अब क्या करें? हाँ, कोई टेंशन नहीं है, अभी चले जाएंगे अपनी कमर्शियल बैंक के पास और वहां जाके बिल को डिस्काउंटिंग करा लेंगे। ये बिल जमा कर देंगे, बैंक इसके कुछ चार्जेस काट के, कुछ इंटरेस्ट चार्ज काट के, डिस्काउंटिंग चार्ज काट के मुझे पैसे दे देगी। खत्म, मुझे पैसे अभी मिल गए और जब फिक्स टर्म आ जाएगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी, बैंक जाके तुमसे पैसा कलेक्ट कर लेगी। मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बिल अब मेरे पास नहीं है, बिल बैंक के पास जा चुका है। बैंक आएगी तुम्हारे पास, पैसे कलेक्ट कर लेंगे, तो दोनों का काम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट एक और फंक्शन है बैंक का, वो है फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक। देखिए, चेक बड़े कमाल की चीज है। चेक क्या होता है? चेक इज एन ऑर्डर बाय द ड्रॉअर, हमें ड्रॉअर, टू दी बैंक टू मेक द पेमेंट टू दी ड्रॉई और टू हिज अकाउंट। टू दी, जिसको मैंने नाम लिखा है पे टू, उसको बैंक पेमेंट करेगी मेरे ऑर्डर से। हाँ, मैं अगर चेक बना रहा हूं बस, तो बड़ा आसान है। कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना हो, ले जाना हो, भिजवाना हो, किसी से पैसे जमा करवाना हो अकाउंट में, चेक से ले लो, पैसे जमा कर दो, टेंशन फ्री। लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, चेक ले लो, एक सिंगल सा कागज, बिना रखे, बिना डरे, जेब में ले जाओ, घूमो, टेंशन मत लो। वैसे अगर कैश ले जाओगे तो हमेशा डर रहेगा। तो चेक इजी हो जाता है, बिजनेस सेफ, चीप, इजी, ट्रांसफर मंगवाना। नेक्स्ट बैंक आजकल फंक्शन दे रही है, वह ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हाँ, आप दिल्ली गए हो, हाँ मान लेते हैं आप हायर स्टडीज करने के लिए दिल्ली चले गए हो और आपको वहां पैसों की जरूरत है, तो क्या करोगे? वापस ट्रेन पकड़ के आओगे, पैसा लेके जाओगे घर से? अरे नहीं भाई, अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा लोगे, वहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से पैसा स्वाइप कर लोगे, काम खत्म। तो बैंक फंड्स ट्रांसफर करती है, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस पे या समटाइम्स विदाउट एनी चार्जेस पे। आप तो शायद आई थिंक जरूर यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐप को यूज कर रहे होंगे आजकल जिसमें आप पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये एप्स आपके बैंक से जुड़ी हैं। आप फोन पे यूज करिए, गूगल पे यूज करिए या भारत पे यूज करिए, ये आपके बैंक से जुड़े हुए हैं। आता है एजेंसी फंक्शन। हाँ, बैंक्स हमारी एजेंट है, बैंक्स हमारे ऑर्डर पे काम करती हैं। हम ऑर्डर देते हैं बैंक को कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, तो बैंक कर सकती है। ऐसे काम को कहते हैं एजेंसी फंक्शन। जैसे बैंक्स मेरे लिए पैसे कलेक्ट कर सकती है, मेरे चेक्स, हुंडीज, ड्राफ्ट्स को कलेक्ट कर सकती है, मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं और इवन मेरे लिए पेमेंट कर सकती है। हाँ, मेरे बच्चों की फीस जमा कर सकती है, मेरा LIC का पेमेंट कर सकती है। हाँ, करती है बैंक। बैंक को बस क्या करना होता है? रिटर्न ऑर्डर देना होता है, हम इसे कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है। बैंक हमारे लिए काम कर सकती है। और क्या कर सकती है बैंक? बैंक हमारे लिए स्टॉक परचेज सेल कर सकती है। हम ऑर्डर दे दें कि रिलायंस का शेयर खरीदो 2000 रुपए के भाव में, तो बैंक क्या करेगी? और याद रखिएगा, मेरा बैंक में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बैंक को ये ऑर्डर देना पड़ेगा, तभी बैंक खरीदेगी, अपने मन से नहीं खरीदेगी। और क्या कर सकती है बैंक? मेरे लिए विदेशी मुद्रा खरीद सकती है, डॉलर, पाउंड, हाँ एकदम करती है। और हमारे लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कर सकती है, यूनिट फंड्स खरीद सकती है और हमारे बदले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। शर्त एक ही है, बैंक को मुझे रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और क्या कर सकती है? फॉरेन बैंक्स फॉरेन ट्रेड में मदद करती है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराती है, डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स करा सकती है। हाँ, विदेशी बिल को मुझे क्या करना हो, डिस्काउंट कराना हो तो जा सकते हैं। बैंक ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर का भी काम करती है। किसी के मर जाने पर उसकी प्रॉपर्टी बैंक एज अ ट्रस्टी संभाल सकती है। लोग अपनी बिल्डिंग्स को वसीयत के नाम पे बैंक को दे देते हैं, हाँ, बैंक ट्रस्टी बन जाती है। चलो, ये सब फंक्शंस आपको नहीं पता थे। चलिए, अब जो फंक्शंस करने जा रहे हैं वो है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये एजेंसी फंक्शन तो बैंक सिर्फ अपने कस्टमर्स को देती है जिसका बैंक में अकाउंट है। और ये फंक्शन जो करने जा रहे हैं ये सबके लिए। आपका बैंक में अकाउंट है नहीं, आप बैंक के कस्टमर है नहीं है, कोई भी आप आम आदमी, आप जाइए बैंक में और ये काम कर लीजिए। जैसे आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए, जैसे आपको ट्रैवलर्स चेक चाहिए, गिफ्ट चेक चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप बैंक के कस्टमर हो चाहे ना हो, आपको ये जनरल यूटिलिटी फंक्शंस बैंक जरूर करके देगी, क्योंकि सबके लिए है।